दोस्तों, रोमांटिक और मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करिश्मा और रसिया भैरव गांव से शहर के कॉलेज में साथ साथ पढ़ने जाती थी। साथ साथ रहने से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। उनका एक दूसरे के घरों में आना जाना भी शुरू हो गया था। करिश्मा के छोटे भाई अजीत ने रसिया को पहली बार देखा तो उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। रसिया के कसे हुए उबार सांचे में ढला बदन और रस भरे गुलाबी होठ मदोस करने वाले थे। रसिया ने एक दिन महसूस किया कि कोई लड़का छिप छिप कर उसे देखता है। उसने करिश्मा से पूछा, वह लड़का कौन है जो मुझे घूरता है? वह क्या करिश्मा हंसी और बोली, वह तो मेरा भाई, छोटा भाई अजीत है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कोई भी देखता रह जाए। ठहरो, मैं उसे बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने अजीत को पुकारा जो दूसरे कमरे में खड़ा सब सुन रहा था। आता हूँ कहते हुए अजीत करिश्मा और रशिया के सामने ऐसा बोला बनकर आया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। करिश्मा ने बनावटी गुस्सा करते हुए पूछा, अजीत तुम मेरी सहेली रशिया को घूर घूर कर देखते हो क्या? घूर 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 तो नहीं, पर मैं जानने की कोशिश जरूर करता हूँ कि ये कौन है जो अक्सर तुमसे मिलने आया करती है, अजीत ने कहा। ये बात तो तुम मुझसे भी पूछ सकते थे। लो अभी बता देती हूँ, ये मेरी सहेली रसिया है। रसिया बड़ा प्यारा नाम है, अजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो करिश्मा ने रसिया से अपने भाई का परिचय कराते हुए कहा, रसिया ये मेरा छोटा भाई अजीत है। इसे अच्छी तरह पहचान लो, फिर ना कहना कि तुम्हें घूर रहा था। ओह अजीत, मैं रसिया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? रसिया ने पूछा। क्यों नहीं कहते हुए अजीत ने जोश के साथ अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। रसिया ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, अजीत तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे तुम करते क्या हो? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, जल्दी पढ़ाई खत्म करके नौकरी करूँगा ताकि अपनी बहन की शादी कर सकूँ। रसिया जोर से हंस पड़ी। उसके हंसने से उसके उबार गावने लगे। ये देखकर अजीत के दिल की धड़कनें बढ़ गई। तभी रसिया ने कहा, वाह अजीत वाह, तुम तो बहुत जरूरत से ज़्यादा समझदार हो गए हो। सिर्फ बहन की शादी करने का इरादा है या अपनी भी शादी करोगे? अपनी भी शादी कर लूँगा अगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की मिली तो, कहते हुए अजीत वहाँ से चला गया। रात में जब अजीत अपने बिस्तर पर लेटा तो रसिया के ख्यालों में खोने लगा। उसे बार बार रसिया के दोनों उबार कांपते दिखाई दे रहे थे। वह सिर उठा। 2 दिन बाद अजीत रसिया से फिर अपने घर पर मिला। हंसी हंसी में रसिया ने उसे कह दिया, अजीत तुम मुझे बहुत प्यारे और अच्छे लगती हो। अजीत को ऐसा लगा मानो रसिया उसकी ओर खींच रही है। अजीत बोला, रसिया तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर रसिया को हैरानी हुई। उसने हड़बड़ाकर कहा, तुमने मेरे कहने का गलत मतलब लगाया है। तुम नहीं जानते हो कि मैं निचली जाति की हूँ। ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाना। तुम्हारा समाज मुझे नफरत की निगाह से देखेगा। वैसे भी तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो। करिश्मा के नाते मैं भी तुम्हें अपना भाई समझने लगी थी। अजीत कुछ नहीं बोला और बात आई गई होगी। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। एक दिन करिश्मा ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली को घर बुलाया। काफ़ी चहल पहल में देर रात हो गई तो रसिया घबराने लगी। उसे घर जाना था। उसने करिश्मा से कहा, अजीत से कह दो कि वह मुझे मेरे घर छोड़ दे। करिश्मा ने अजीत को पुकार कर कहा, अजीत जरा इधर आना। तुम रसिया को अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर तक छोड़ाओ। आसमान में बादल गिराए हैं, तेज़ बारिश हो सकती है। इनसे कह दो कि रात को यहीं रुक जाए, अजीत ने सुझाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे घर वाले परेशान होंगे। अगर तुम नहीं चल सकते तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, रसिया ने कहा। नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा, कहकर अजीत ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ फासला पार करने पर तूफानी हवा के साथ खूब तेज बारिश और ओले गिरने लगे। ठंड भी बढ़ गई थी। रसिया ने कहा, अजीत तेज बारिश हो रही है, क्यों ना हम लोग कुछ देर के लिए किसी महफूज जगह पर रुककर बारिश के बंद होने का इंतजार कर ले। तुम्हारा कहना सही है रसिया, आगे कोई जगह मिल जाएगी तो जरूर रुकेंगे। बिजली की चमक में अजीत को एक सुनसान झोपड़ी दिखाई दी। अजीत ने वहां पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी और दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। अजीत की नज़र रसिया के भीगे कपड़ों पर पड़ी। वह एक पतली साड़ी पहनकर सज धजकर करिश्मा के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। उसे क्या मालूम था कि ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पानी से भीगी साड़ी में उसका अंग अंग दिखाई दे रहा था। रसिया का भीगा बदन अजीत को बेसब्र कर रहा था। वह बार बार सोचता कि ऐसे समय में रसिया को उसकी बाहों में समा जाए तो उसके जिस्म में गर्मी भर जाए। कांपती हुई रसिया ने अजीत से कुछ कहना चाहा लेकिन उसकी जुबान नहीं खुल सकी। लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उससे रहा नहीं गया। वह बोली, भाई अजीत मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ देर मुझे अपनी बदन से चिपका लो ताकि थोड़ी गर्मी मिल जाए। क्यों नहीं, भाई का फर्ज है ऐसी हालत में मदद करना, कहकर अजीत ने रसिया को अपनी बाहों में जकड़ दिया। धीरे धीरे वह रसिया की पीठ को सहलाने लगा। रसिया को राहत मिली। लेकिन अब अजीत के हाथ फिसलते फिसलते रसिया के उबारों पर पड़ने लगे। उसने समझा कि रसिया को एतराज़ नहीं है। तभी उसने उसके उबारों को दबाना शुरू किया तो रसिया ने अजीत की नीयत को भांप लिया। रसिया उससे अलग होते हुए बोली, अजीत ऐसे नाजुक समय में क्या तुम करिश्मा के साथ भी ऐसी हरकत करते? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कहते हुए रसिया ने अजीत के गाल पर कसकर चांटा मारा। यह देखकर अजीत तिलमिला उठा। उसने भी उसी तरह चांटा मारना चाहा पर कुछ सोचकर रुक गया। उसने रसिया की पीठ सहलाते हुए जो सपने देखे थे वह उसके वहम थे। रसिया उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी। जल्दबाजी में उसने सारा खेल ही खत्म कर दिया। अगर रसिया ने उसकी शिकायत करिश्मा से कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। अजीत झट से शर्मिंदगी दिखाते हुए बोला, रसिया मुझे माफ़ कर दो, मेरी शिकायत करिश्मा से मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी, लेकिन इस शर्त पर कि तुम यह सब बिल्कुल भूल जाओगे, रसिया ने कहा।
ज़रूर ज़रूर, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने समझा था कि दूसरी निचली जाति की लड़कियाँ इस तरह, शायद तुम भी कहीं दिल फेंकना हो। तुम्हारा जैसे बड़े लोग हम निचली जाति की लड़कियों से गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सभी लड़कियां कमज़ोर नहीं होती। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, बारिश भी कम हो गई, अब हमें चलना चाहिए, रशिया ने कहा। दोनों मोटरसाइकिल से रशिया के घर पहुंचे। रशिया ने बारिश होने तक अजीत को रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। उस दिन के बाद से अजीत अपने गाल पर हाथ फेरता तो गुस्से में उसके रोंगटे खड़े हो जाते। अजीत रशिया के चांटे को याद करता और तड़प उठता, सोचता कि रशिया ने चांटा मारकर उसकी जो बेइज्जती की है वो उसे ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। वो चांटे का जवाब जरूर देगा। उस दिन करिश्मा के यहाँ खूब चहल पहल थी, क्योंकि उसकी सगाई होने वाली थी। उसकी सहेलियाँ नाचने गाने में मस्त थी। रशिया भी उसकी जश्न में शामिल थी, क्योंकि वह करिश्मा की खास सहेली जो थी वह खूब सज धज कर आई थी। अजीत भी लड़कियों के साथ नाचने लगा। उसकी नज़र जरबसिया से टकराई तो दोनों मुस्कुरा दिए। अजीत ने उसी समय मौके का फायदा उठाना चाहा। अजीत ने झूमते हुए आगे बढ़कर रशिया की कमर में हाथ डाला और अपनी बाहों में कस लिया। फिर उसके गालों को ऐसे चूमा कि उसके दांतों के निशान रशिया के गालों पर पड़ गए। ये देख रशिया तिलमिला उठी और धक्का देकर उसकी बाहों से अलग हो गई। रशिया ने उसके गाल पर कई चांटे रसीद कर दिए। जश्न में खलबली मच गई। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि माजरा क्या है, लेकिन तुरंत रशिया की कठोर आवाज़ गूंजी, अजीत, तुमने आज इस भरी महफिल में केवल मेरा ही नहीं बल्कि अपनी बहन और सगे संबंधियों की बेइज्जती की है। मैं तुम पर थूकती हूँ। मैं सोचती थी कि शायद तुम उस दिन के चांटे को भूल गए हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम यही हरकतें अपनी बहन की करिश्मा के साथ भी करते होंगे। अगर मैं जानती कि तुम्हारे दिल में बहनों की इसी तरह इज्जत होती तो यह कभी नहीं आती। ऋषि ने करिश्मा के पास जाकर उसकी उस रात की घटना के बारे में बताया। ये भी बताया कि अजीत ने उसे भविष्य में ऐसा न होने के लिए माफ़ी भी मांगी थी। करिश्मा का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। करिश्मा की दूसरी सहेलियों ने भी अजीत की थूथू की और वहाँ से बिना कुछ खाए रशिया के साथ सहवा चली गई। ना समझ, अजीत ने रशिया को जलील नहीं किया था बल्कि अपने परिवार की बेइज्जती की थी। दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ की बात सुनकर रूपबाई ठगी सी खड़ी रह गई। उसे अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती नजर आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रूपबाई ने तो समझा था कि ये बात सुनकर माँ उसकी मदद करेगी, समाज में फैली गंदी बातों से लोगों से लड़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाएगी और जो एक नई परेशानी उसके पेट में पल रहे बच्चे की है उसका कोई सही हल निकालेगी। पर माँ ने तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टे लाल लाल आंखें निकाल कर बेची की किसी कुएं में ही डूब मरती। बाप दादा की नाक कटाकर इस पाप को पेट में ले आई है, नास पीटी। माँ की बातें सुनकर रूपबाई जमीन पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे केवल माँ का इशारा था और माँ ही उससे इस तरह नफरत करने लगेगी तो फिर कौन उसका अपना होगा इस घर में। पिताजी तो उसी रामेश्वर के रिश्तेदार है जिसने ज़बरदस्ती रूपबाई की हालत कर दी। अगर पिताजी को पता चल गया तो न जाने उसके साथ क्या सुलूक करेंगे। रूपबाई की माँ सोनबाई जलावन लेने खेत में चली गई। रूपबाई अकेली घर के आंगन में बैठी आगे की बातों से डर रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मन हो रहा था कि वह जोर जोर से रोकर खुद को हल्का कर ले। रामेश्वर रूपबाई का चाचा था। वो रामेश्वर चारा लाने रोज सरसों के खेत में जाते थे। रामेश्वर चाचा की नीयत अपनी भतीजी पर बिगड़ गई और वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सचमुच रामेश्वर को मौका मिल गया। उसने आसपास के खेतों में कोई नहीं था। रामेश्वर ने मौका देकर सरसों के पत्ते तोड़ती रूपबाई को जबरदस्ती खेत में पटक दिया। वह गिड़गिड़ाती रही और सुबकती रही, पर वह नहीं माना और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ा। घर आने के बाद रूपबाई के मन में तो आया कि वह माँ और पिताजी को साफ साफ सारी बातें बता दे, पर बदनामी के डर से चुप रह गई। इसके बाद रामेश्वर रोज जबरदस्ती उसके साथ मुंह काला करने लगा। इस तरह चाचा का पाप रूपबाई के पेट में आ गया। कुछ दिन बाद रूपबाई ने महसूस किया कि उसका पेट बढ़ने लगा है। मशीन से चारा काटते समय उसने ये बात रामेश्वर को भी बताई। तूने जो किया सो किया, पर अब कुछ इलाज भी कर। क्या हो गया? रामेश्वर चौंका। मेरे पेट में तेरा बच्चा है क्या? हाँ, मैं तो कोई दवा नहीं जानता। अपनी किसी सहेली से पूछ ले। अपनी किसी सहेली को ऐसी बात बताना रूपबाई के लिए खतरे से खाली नहीं था। हार कर उसने ये बात अपनी माँ को ही बता दी, पर माँ ने उसे हिम्मत देने के बजाय उल्टा डांटने लगी। शाम को रूपबाई का पिता रतन सिंह काम से वापस आ गया। वह दूर पहाड़ी पर काम करने जाता था। आते ही वह चारपाई पर बैठ गया। उसे देखकर रूपबाई का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। खाना खाने के बाद सोनबाई ने सारी बातें अपने पति को बता दी। यह सुनकर रतन सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। वह चिल्लाया, किसका पाप है तेरे पेट में? तुम्हारे भाई का, रामेश्वर का। हाँ, रामेश्वर का, तुम्हारे सगे भाई का। सोनबाई दबी जबान में बोली, अब तक क्यों नहीं बताया? शर्म से नहीं बताया होगा, पर अब तो बताना जरूरी हो गया है। इस बात पर रतन सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, अब क्या किसी को पता चल गया तो पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? फिर क्या ऐसे जहर देकर मार डालो? गोली मेरे पास रखी हुई है। और रामेश्वर, उसे कुछ मत कहो, वह तो मर्द है। लड़की मर जाए तो क्या जाता है? अगर दोनों को जहर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है।
तो बुला लो उसे। सोनबाई उठी और दूसरे कमरे में सो रही रूपबाई को बुला लाई। वहाँ के झुकाए चुपचाप बाप की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। रतन सिंह चारपाई पर बैठ गया। रूपबाई उसके पैरों पर गिरकर फपक फपक कर रो पड़ी। रतन सिंह ने उसकी कनपट्टी पर जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब घड़ियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। ये सुनकर रूपबाई का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह थर कांप उठी और उसे अपने बाएं हाथ को कनपट्टी पर फेरती रह गई। सन्नाटेदार थप्पड़ से उसका सिर चकरा गया था। रात का समय था। सारा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अपने आप पर कामों से थके आ रहे लोग नींद के आगोश में समाये हुए थे। गांव में सिर्फ उन तीनों के अलावा एक रामेश्वरी था जो जाग रहा था। वह दूसरे कमरे में चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक तो रूपबाई चुप रही, फिर बोली, जहर की गोली? तभी उसकी माँ चीखी, हाँ और क्या, कुंवर ही बचा जनेगी, तूने नाक काट कर रख दी हमारी। अगर ऐसा काम हो गया था तो किसी कुएं में ही कूद जाती। मगर इसमें मेरी क्या गलती? गलती तो रामेश्वर चाचा की है। मैं उसके पैर पड़ी थी, खूब आंसू रोई थी, लेकिन वह माना उसने तो जबरदस्ती। अब ज़्यादा बातें मत बना। हतर सिंह गरजा, ले पकड़ इस गोली को और खा जा चुपचाप, वरना गर्दन दबाकर मार डालूंगा। रूबाई समझ गई कि अब उसका आखिरी ना समय नज़दीक है। फिर शर्म या झिझक किस बात की, क्यों न हिम्मत से काम ले। वह जी कड़ा करके बोली, मैं नहीं खाऊंगी जहर की गोली। खिलानी है तो अपने भाई को खिलाओ, तुम्हारी नाक तो उसी ने काटी है, उसने ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ, फिर उसकी की सजा मैं क्यों भुगतूं? अच्छा तू हमारे सामने बोलना भी सीख गई क्या? करतन सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर पटक दिया। सोनबाई रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने लगी। रूपबाई ने इधर उधर भागने की कोशिश की, चीखी चिल्लाई, पर सब बेकार गया। उस बंद कोठरी में उसकी कुछ सुनने वाला नहीं था। जब रूपबाई के हाथ पैर बंद गए तो वह अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे मत मारिए पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मगर रतन सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रूबाई छटपटाती रही। रस्सी से छिलकर उसकी कलाई लहलुहान हो गई थी। वह भीगी आंखों से कभी माँ की ओर देखती तो कभी पिता की ओर। अचानक रतन सिंह ने रूबाई के मुंह में जहर की गोली डाल दी, लेकिन उसने जोर लगाकर गोली मुंह से बाहर फेंक दी। गोली सीधी रतन सिंह की नाक से जा टकराई। वह गुस्से से तमतमा गया। उसने रूबाई के गाल पर एक जोरदार तमाचा झड़ दिया। रूबाई के गाल पर हाथ का निशान छप गया। उसका सिर बनना उठा। वह सोचने लगी, आदमी इतनी निर्दयी क्यों हो जाता है? वह मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और यहाँ इस पाप को छिपाने के लिए जबरदस्ती मारा जा रहा है, और तो मर जाना ही ठीक रहेगा। मरने की बात सोचते रूबाई की आंखों में आंसू भर आए। आंसू पर काबू पाते हुए चिल्लाई, पिताजी डाल दो गोली मेरे मुंह में, ताकि मेरे मरने से तुम्हारी नाक तो बच जाए। रतन सिंह ने उसके मुंह में गोली डाल दी। वो उसे तुरंत निकल गई। पहले उसे नसस आया और फिर जल्दी वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। रतन सिंह और सोनबाई ने उसके हाथ पैर खोले और उसकी लाश को दूसरे कमरे में रख दिया। सारी रात खामोशी रही। रामेश्वर बगल के कमरे में अपने किए के लिए खुद से माफी मांगता रहा। सुबह होती रतन सिंह और सोनबाई चुपके से रूबाई के कमरे में गए और दाढ़ी मारकर रोने लगे। रामेश्वर भी अपने कमरे से निकल आया। फिर वे तीनों रोने लगे। रोने धोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया, कोई सांप डस गया मेरी बच्ची को, सोनबाई ने छाती पीटते हुए कहा, और फिर वह दाढ़ी मारकर रो पड़ी।